मैंने एमए की और पीएचडी नहीं कर पाई। पीएचडी करने का बहुत शौक़ था। जब आपको एक बार मौका मिलता है और आप उसमें कुछ करना चाहते हैं, तो अगर उसे आप सजा के अगर अच्छी ढंग से करते हैं तो लोगों की नज़र में आप आ जाते हैं कि नहीं, ये काम कर सकती। ईंट सोलिंग नहीं था हमारे क्षेत्र में, पूरा मतलब ना रोड था ना नाला। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कई किस्से पूरे देश में आपको सुनने को मिलते हैं। शिक्षा की बात करें तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले का नाम सामने आता है। यूँ बात करें तो पूरे देश में एक महिला का भी नाम चर्चे में खूब आता है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हुई। हमारे साथ जो इंटरव्यू में है, इनका नाम सरिता राय है। इनसे हम जानेंगे बिहार के परिवेश में राजनीतिक सामाजिक रूप से उत्थान पतन, वो भी महिला दिवस पर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महिला दिवस को आप लोग किस रूप में देखते हैं और किस रूप में जानते आए हैं बचपन से? सर्वप्रथम मैं महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम महिलाओं के लिए एक ऐसा दिन है जिसमें हम महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और अपनी जितनी भी मांगें होती हैं, हमारी जो अधिकार क्षेत्र में आता है, हम उन अधिकार के क्षेत्र में अपनी मांगों को भी रखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब भी आता है तो हम उन बहनों को याद करते हैं जिन बहनों के कारण आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना जाता है और हम महिलाओं को एक सम्मान के रूप में इस दिन देखा जाता है और एक महिला के लिए ये दिन होता है। तो सर्वप्रथम हम अपनी उन बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम अपनी बहनों के लिए उन्होंने जो सड़क पर निकलकर अपनी आवाज़ को बुलंद की थी, आज उसी का ये दिवस है कि आज हम भी सड़क पर उतरकर अपने अधिकारों की मांग करते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जागरूक भी होते हैं। जब अधिकारों की बात होगी तो सरकार ने महिलाओं को आरक्षण विभिन्न क्षेत्रों में दिया है, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो, चाहे वह नौकरी पेशे के क्षेत्र में हो। तो महिलाएं कहाँ तक आगे बढ़ पाई हैं? देखिए, आए दिन हमारे पहले जब शिक्षा को भी मैं जोड़ता हूँ, जब 33% आरक्षण मिला था हम लोगों को, तो उस समय नगर परिषद में हम लोग 33% आरक्षण के तहत जीत कर गए थे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी आए तो उन्होंने 50% आरक्षण हम महिलाओं को दिए और ये जो आरक्षण दिए महिलाओं को 50%, तो हम लोगों ने साबित किया कि हम 60% जीत कर सदन तक पहुँचे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी हमें मौका मिलता है आरक्षण का, हम फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी आती है कि हम आरक्षण के तहत चले तो जाते हैं। बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी भी हैं कि जो आरक्षण के तहत सीट ले भी लें, लेकिन वो अपने जो अधिकार का जो होता है वो सारा अपने पति को, अपने बेटे को दे देती है, सौंप देती है, अपने संबंधियों को। तो हम ये चाहेंगे कि आरक्षण तो हमें मिला है, हम आगे भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल एक पुरुष प्रधान समाज में कंधा से कंधा मिलाकर हम बराबर में काम भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक उंगली उठती है कि कुछ महिलाएं अपने अधिकार को सौंप देती हैं, तो ये हम उन बहनों से, आज महिला अधिकार का दिन भी है, तो हम कहना चाहेंगे कि कम से कम आप अपने अधिकार का रक्षा कीजिए और अपना सम्मान खुद बनाइए। और हमारे साथ देने वाले तो हमारे पुरुष भाई, पति, पिता के रूप में होते ही हैं, वो हमारा साथ देते भी हैं। और परिवार जब तक नहीं चाहेगा, कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ सकती है। और जब तक हम शिक्षित नहीं हो पाते हैं, मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, हम किसी भी क्षेत्र में जाएं,
किसी भी क्षेत्र में। लेकिन जब तक हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो हमारे लिए सुनने को कोई तैयार नहीं होता। आप किसी भी ऑफिस में छोटी सी एक हम व्यवस्था बताते हैं, जहाँ हम ही हैं, नगर निगम में है, कोई भी बैठक होती है, कुछ भी होती है, अगर आप किसी मुद्दे पे बोलना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी होता है। अगर आप तर्क वितर्क में जाते हैं कहीं भी, किसी भी ऑफिस में, तो वहाँ आपको अपनी बातों को रखने के लिए शिक्षा ज़रूरी होती है। हम इस बात को अनुभव किए हैं। और जब तक हम अपनी बेटी को, अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे नहीं तो वह किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मुकाम में जाकर भी वह नहीं कर पाएगी। हमें लाख आरक्षण दे दिया जाए, आज सरकारी आरक्षण, हमें तो खुशी है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और हमारे यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, तो हम महिलाओं को अब सरकारी नौकरी में भी आपने देखा है कि बजट में 35% आरक्षण हम महिलाओं को दिया गया है। तो हम अपने सरकार के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि जो हम महिलाओं के लिए इतने काम, इतनी योजनाएँ ला रहे हैं, लेकिन हम इनका फ़ायदा उठाएँ, सबसे बड़ी बात। पहली बार किस सरकार ने इस आरक्षण का उपयोग किया था? पहली बार इस आरक्षण का, हम एक महिला हैं और एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी 2002 में। जिस समय मैं पार्षद बनी, वो 33% आरक्षण के तहत जिस वार्ड से मैं 4 बार से जीतती आई हूँ और जनता का जो मुझे पूरा स्नेह मिलते आया है, आशीर्वाद मिलते आया, वो पहली बार राबड़ी देवी के 33% आरक्षण के तहत मिला था। इसके बाद नीतीश कुमार द्वारा 50% आरक्षण जब मिला तो ये भी बहुत ही बड़ी एक बात थी कि आधा आरक्षण महिलाओं के लिए उन्होंने दिया, तो हम लोग का सीट बरकरार रह गया, इसलिए हाँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातचीत कही आपने शिक्षा को लेकर के कि उन तमाम गांव की लड़कियों को या फिर उन तमाम महिलाओं को आप क्या बताना चाहेंगे कि जिन्हें मॉरली सपोर्ट घर से नहीं मिल पाता है, वह आखिर क्या करें? देखिए, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, आपको बताते हैं, हमारी स्कूल जो थी वो बहुत ही घर से लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूर का था। उस समय हम लोग के पास साइकिल भी नहीं था कि हम साइकिल चला के स्कूल जाते थे, लेकिन हम लोग पैदल स्कूल जाते थे और आते थे। लेकिन आज तो सरकार इतनी सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं कि एक लड़कियों को भी साइकिल मिल रहा है, लड़कों को भी साइकिल मिलता ही है। और जितनी भी जैसे कि मैट्रिक भी कर रही हैं लड़कियां, अगर उन्हें फर्स्ट क्लास आता है तो 10,000 रुपये दिया जाता है। अभी तो 25,000 कर दिया गया है। इंटर पे भी 25,000 दिया जाता है। अब ग्रेजुएशन भी अगर करते हैं तो 50,000 दिया जाता है। तो परिवार क्यों नहीं चाहेगा पढ़ाने के लिए? अब परिवार लगभग सभी परिवार में लोग चाह रहे हैं कि हमारी बेटी और बेटा दोनों पढ़े। आपके करीबी का कहना था कि एक सवाल आपसे ज़रूर किया जाए कि राजनीति पुरुष करते हैं या महिला? देखिए, दोनों का कार्य क्षेत्र होता है। अगर राजनीति पुरुष करते थे, लेकिन अब जो है, अगर हमें आरक्षण दिया गया और हम इस क्षेत्र में आए हैं तो हम भी तो अपने आप को मौका मिला है ना साबित करने का। तो हम भी अपने आप को साबित किए हैं और लोग भी गाँव की जब मन में मनसा होती है कि हम कुछ करें तो कहीं ना कहीं आदमी सफल हो ही जाता है और कर ही पाता है। जी, आप तो काफ़ी लंबे काल से यहाँ पर राजनीति में हैं। खास करके मैं बता दूं कि मैं बिहार के पूर्णिया में हूँ। अभी बिहार के पूर्णिया में मैं सरिता राय जी के साथ हूँ और इनके बारे में जब हमने पता किया तो पिछले 20 साल से लगातार अपनी धरातल में मजबूती से खड़ी हैं। आखिर क्या वजह है कि आप धरातल में मजबूती से हैं? सबसे पहले तो मैं अपने वार्डवासियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनका इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला कि 20 साल तक मुझे वो मेरे माथे पर अपना हाथ देकर और मुझे नेतृत्व करने का मौका दिए। इसलिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ। और जब आपको एक बार मौका मिलता है और आप उसमें कुछ करना चाहते हैं तो अगर उसे आप सजा के अगर अच्छी ढंग से करते हैं तो लोगों की नज़र में आप आ जाते हैं कि नहीं, ये काम कर सकती है। जब 2002 में मैं पहली बार पार्षद बनी थी तो उस समय जब मैंने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रही थी तो एक भी ईंट सोलिंग नहीं था हमारे क्षेत्र में। पूरा मतलब ना रोड था, ना नाला था। उस वक्त के बिहार के परिदृश्य को बताइएगा। एक भी गली में ना रोड था, ना नाला था, सारा कच्ची सड़क था, एक ईंट सोलिंग तक नहीं थी। 2002 की मैं बात कर रही हूँ।
तो जब उस समय मैं भ्रमण कर रही थी, बहुत सारी विधवाएं महिलाएं थी जिनको पेंशन नहीं मिल रहा था, बहुत सारे बुजुर्ग थे जिनको भी पेंशन नहीं मिल रहा था, बहुत सारी मतलब परिस्थितियां ऐसी थी कि लोग बहुत परेशान थे। तो मेरा मकसद ये नहीं था कि हम कभी भी राजनीति में आए, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी शायद। और एक जब ये वार्ड महिला घोषित हुआ तो मेरे हस्बैंड जो थे वो पुरुष से पार्षद थे, तो परिवार में भी बना और हमारे समाज में भी एक मन बना कि चलो भाभी पढ़ी लिखी है तो दूसरे महिला के आने से तो अच्छा है कि ये आ जाए राजनीति में। तो सबके मन को रखते हुए हम पहली महिला बने दोनों घर से, मतलब अपने मायके से भी अपने ससुराल से भी। अपने मायके से भी अपने ससुराल से भी पहली महिला बने जो कि राजनीति में आए। और जब हम ये संभव कैसे हो पाया कि मायके से भी ससुराल से भी? मैं भी नहीं चाहती थी और मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग थे जो कि नहीं चाहते थे कि मैं इस क्षेत्र में आऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे वो चाहते थे कि मैं आऊं और उनके ओर से पूरी स्वतंत्रता भी थी कि आप जो करना चाहते हैं आप कर सकती हैं और मेरी तरफ से पूरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हमें ये भी ख्याल रखना है अपने परिवार का भी, अपने कल्चर का भी, अपनी संस्कृति का भी, क्योंकि मैं जिस परिवार से आती हूँ, दोनों परिवार जो है हमारा एक मध्यम परिवार से ही थे और मेरे पापा भी जॉब करते थे, यहाँ मेरे फादर इन लॉ भी जॉब में थे। तो दोनों का जो हम लोगों का जो परिवार था वो राजनीति से बिल्कुल ही दूर था। तो फिर जब ये मन बना तो फिर सारे लोग की सहमति बनी कि चलो अगर चाह रहे हैं तो ठीक है, कर सकती हो। तो फिर जब हम इस क्षेत्र में आए तो मुझे लगा कि शायद यहाँ भी पढ़े लिखों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं तो बहुत सारा काम कर सकते हैं और इतनी जो वार्ड में दिक्कतें हैं और जितनी भी परेशानियां उसको हम दूर कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ हमने अपना मन भी बनाया और ग्राउंड से शुरुआत की। हाँ, ग्राउंड से शुरुआत की। तो फिर मैंने पहले तो अपने वार्ड में जो रोड नहीं थी, जो जहाँ नाला नहीं था, मैंने उन पे फोकस किया कि कहाँ कहाँ सबसे पहला ज़रूरत कहाँ है और उनको देखते हुए जितनी भी महिलाएं थीं हमारे यहाँ, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी महिलाएं आती थी, किसी भी अधिकांश महिलाएं वो अंगूठा लगाती थी, दस्तखत भी नहीं आता था, बहुतों को दस्तखत नहीं आता था। तो मैंने धीरे धीरे उनसे आग्रह किया कि बस आप कम से कम एक दस्तखत भी सीखिए, साक्षर बनना जरूरी है। दस्तखत का मतलब हस्ताक्षर से है। हस्ताक्षर करिए। तो आज आपको मेरे यहाँ अंगूठा लगाने वाला बहुत ही एक दो मिल जाए तो मिल जाए। अब सारे लोगों ने हस्ताक्षर अपना करना भी सीख लिया है। और जो भी जिनकी परेशानी होती थी, जैसे कि पेंशन नहीं मिलता था, तो उन लोगों के लिए भी हमने एक बार एसडीओ साहब से मांग भी रखी थी, बहुत सारे पत्राचार भी किए थे। तो इसके बाद एक साथ समूह में, मतलब जितने भी थे इस तरह के वंचित लोग, उनका हमने पेंशन भी करवाया। फिर जहाँ भी लगता था कि हमें ये यहाँ दिक्कत लग रहा है वार्ड में, जहाँ भी जिनको भी जो परेशानी आती, हम उनके लिए काम करते चले गए। लोगों का मन में लगा कि नहीं, जेंट्स क्या, अगर ये महिला वार्ड ही हुआ लेकिन सभी वार्डों में ये अच्छा कर रही हैं, तो उनका प्यार मुझे मिलते चला गया। शिक्षा की बात की तो शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक हुई है? मेरी ये कई विरोधियों के आपके सवाल रहते हैं। हाँ, मैंने एमए की और पीएचडी नहीं कर पाई। पीएचडी करने का बहुत शौक़ था, मलाल रहा क्या? हाँ, मलाल रहा कि मेरी पीएचडी पूरी नहीं हो पाई और वक्त इसी में बीत गया, मेरा पीएचडी पूरा। एमए किस विषय से हुआ? एमए मेरा साइकोलॉजी से हुआ। वैसे मैं मैट्रिक जब की थी तो मैं मैथमेटिक्स से आईएससी की थी, क्योंकि कुछ मैथमेटिक्स से उस समय आईएससी की थी। आईएससी किए थे और मन था, बहुत सारी बातें हैं जो अभी सार्वजनिक तौर पे बता नहीं सकती हूँ, लेकिन इच्छा थी पढ़ाई की, जॉब की। तो इसके बाद जहाँ हमारा छोटा शहर था तो वहाँ हमारी जो ग्रेजुएशन थी वो हम साइंस से पूरा नहीं कर पाते। किस शहर से? मेरा मुरलीगंज मधेपुरा ज़िला से। मुरलीगंज मधेपुरा में आता है। और इनसे बातचीत के क्रम में पता चला कि उस समय आईएससी की
और इनके बाद बीए किस चीज़ से हुआ था? बीए या तो बीएससी था? नहीं, इसीलिए तो ग्रेजुएशन मेरा बीएससी नहीं हो पाया, बीए ही करना पड़ा, साइकोलॉजी से ही किया और पॉलिटिकल साइंस भी रहा मेरा सब्सिडियरी और फिर मैं पीजी भी साइकोलॉजी से ही की। पीजी भी साइकोलॉजी से हुआ। आखिर किस चीज़ को नौकरी करना चाहती थी? मैं पीएचडी करके पहले तो कुछ और मन था, लेकिन बाद में पीएचडी करके लेक्चरर बनना चाहती थी, जो कि पूरा नहीं हो पाया। प्रोफेसर नहीं बन सके तो राजनीति में आ गए हैं। जी, आखिरी और सबसे संजीदा प्रश्न आपके लिए, आखिर बड़ी राजनीति में आपने कदम अब तक क्यों नहीं रखा है? देखिए, राजनीति कोई बड़ी और छोटी नहीं होती। अगर हम सेवा की भाव मन में रखते हैं तो हम छोटे पद पे भी जनता की सेवा कर सकते हैं, और अगर जनता चाहेगी और आशीर्वाद रहेगा तो हम बड़ी राजनीति भी करेंगे। मेरे साथ थी सरिता जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमें संघर्षपूर्ण बातें, साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे पढ़ाई करके भी ग्राउंड पर काम किया जा सकता है। बहरहाल ऐसे ही इंटरव्यू को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। शुक्रिया।